हेलो फ्रेंड, आइए एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुंग राजवंश। शुंग राजवंश जिसके शासन का टाइम की बात की जाए तो इसके शासन का जो टाइम है वो है 184 बीसी से लेते हुए 30 बीसी। बीसी का मतलब आपको हमने पहले ही बता दिया है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, जिसको वर्तमान समय में बीसी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो 184 बीसी से 30 ईसा पूर्व तक इसका पूरा ओवरऑल शुंग राजवंश का टाइम है। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसकी जीवन लीला समाप्त करके एक नए राजवंश की स्थापना करी, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग होता है इस शुंग वंश का संस्थापक। तो जब संस्थापक की बात की जाएगी कि शुंग राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है तो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ये इस वंश का संस्थापक शासक होता है। संस्थापक अगर शुंग वंश का संस्थापक की बात आएगी तो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। और इसने किसकी हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था? तो अंतिम मौर्य वंशी शासक बृहद्रथ की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। अब इसके इतिहास जानने के साधन, इस शुंग वंश के इतिहास जानने के साधन वो कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो आइए देखते हैं। पहला है साहित्यिक साक्ष्य। अगर साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत पहला है पुराण। और पुराणों में है वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और मत्स्य पुराण। इन तीनों पुराणों से जो है शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और तीनों में से मत्स्य पुराण में पारजीटर महोदय ने बताया कि मत्स्य पुराण की जो विवरण है वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं। तो अगर ये पूछे, यहाँ से क्वेश्चन ये बनाए कि किस पुराण में शुंग वंश के बारे में ज़्यादा प्रामाणिक विवरण प्राप्त होता है ना? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में जो है सबसे एथेंटिक यानी प्रामाणिक विवरण जो हमको प्राप्त होता है। और किसने इसके बारे में बताया? तो पारजीटर महोदय। इस नाम को जरूर ध्यान में रखिएगा। किसने बताया था? तो पारजीटर महोदय ने इसके बारे में बताया था कि पुराणों में सबसे जो है एथेंटिक जानकारी किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। और पुराणों की रचना किस शैली में की गई है? तो पुराणों की रचना भविष्य शैली में की गई है। पुराणों के अंदर ये सबसे बड़ी खासियत होती थी कि वो भविष्य की बातों के बारे में भी बता देते थे। तो इसीलिए कहा गया कि पुराणों की रचना किस शैली में की गई है? तो भविष्य शैली में की गई है। अगला है हर्षचरित। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। और बाणभट्ट ने हर्षचरित में जो है पुष्यमित्र शुंग के शासन काल के बारे में बताया। और इसने बताया कि बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना करी। तो बाणभट्ट के हर्षचरित से भी इसके बारे में पता चलता है, शुंग राजवंश के बारे में। अगला है पतंजलि का महाभाष्य। ये पतंजलि जो है ये व्याकरण की कवि हैं। किसके कवि हैं? व्याकरण। पतंजलि जी किसके कवि हैं? तो व्याकरण के कवि हैं। व्याकरण के 3 कवि हैं जिनको मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। एक तो हो गए पतंजलि, दूसरे हो गए पहले हो गए पतंजलि जिन्होंने लिखा महाभाष्य, और दूसरे हैं कात्यायन जिन्होंने लिखा वर्तिका। कात्यायन के ग्रंथ का क्या नाम था? वर्तिका। और तीसरे हैं पाणिनि जिसके ग्रंथ का नाम क्या था? अष्टाध्यायी। ये जानते रहिएगा। तो ये तीनों किसके कवि हैं? तो व्याकरण के कवि हैं, व्याकरणाचार्य हैं। जब भी कभी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो। तो पतंजलि ने लिखा महाभाष्य, और इस महाभाष्य में भी
जो ये पुष्यमित्र है ये वह अंतिम मौर्यवंशी राजा बृहद्रथ का पुरोहित होता है और इसी में जो है यवन आक्रमण की चर्चा की गई है। तो आपसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें यवन आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से। इस महाभाष्य में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है और इसमें ये बताया कि यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद डाला। यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद डाला। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ ये उल्लेख मिलता है कि यवन आक्रमणकारियों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद डाला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभाष्य में। अगला है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता यह एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसमें भी अभी हमने बताया ना आपको कि पतंजलि के महाभाष्य में ये उल्लेख मिलता है यवन आक्रमण का, जिसमें कहा गया साकेत तथा माध्यमिका को रौंदा, लेकिन इसमें भी यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है और उसके साथ साथ यवन आक्रमण में ये बताया गया कि साकेत पांचाल मथुरा को जीतते हुए, साकेत पांचाल मथुरा को जीतते हुए यवन आक्रमणकारी कुसुम ध्वज यानी पाटलिपुत्र तक आ गए थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसमें ये उल्लेख मिलता है कि यवन आक्रमणकारी साकेत पांचाल मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज यानी पाटलिपुत्र तक आ गए, तो इसका उल्लेख हमें गार्गी संहिता में मिलता है। ठीक है, अगला है मालविकाग् मित्रम। ये किसकी रचना है मालविकाग् मित्रम? तो ये कालिदास की रचना है। कालिदास का ये नाटक ग्रंथ है। तो शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हमें कहाँ जानकारी मिलती है? अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिए कि शुंगकालीन राजनीतिक जो गतिविधियां हैं इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसके बारे में जानकारी हमें जो है वो, तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे थेरावली। थेरावली ये मेरुतुंग की रचना है और इसमें जो है उज्जैनी के शासकों की वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि किसमें उज्जैनी के शासकों की वंशावली प्राप्त होती है। तो अगर इसकी बात की जाएगी तो ये जानते रहिएगा इस मेरुतुंग के थेरावली में उज्जैनी के शासकों की वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे है हरिवंश। हरिवंश में इसमें पुष्यमित्र की ओर से परोक्ष रूप से ये संकेत किया गया है और इसके बारे में ये बताया गया कि ये अचानक में उठने वाला था। अचानक में इसके सम्मान में वृद्धि हुई और इसने अंतिम मौर्यवंशी शासक को समाप्त करके एक नए वंश की स्थापना करी। तो इसीलिए इसे कहा गया था, ये परोक्ष रूप से इसकी ओर संकेत करते हुए कहा गया कि अचानक में उठने वाला था। परवर्ती मौर्य शासकों के निर्बल हो जाने से मगध की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो शिथिल पड़ने लगी। ऐसी परिस्थितियों में शुंग शासक पुष्यमित्र ने मगध पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इन सभी के बारे में प्रारंभिक जो है जो जानकारी हमें इनके इतिहास संबंधी जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है तो इन सभी से प्राप्त होती है। तो ये जानते रहिएगा, जब भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है तो आप बता सकते हो इनके बारे में जानकारी पुराणों से मिलती है। पुराण में हमने आपको बताया कि कौन कौन से पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण। ठीक है, सबसे ऑथेंटिक जानकारी जो है वो है आपकी मत्स्य पुराण में है और पुराणों के बाद आपको गार्गी संहिता में भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है इनके इतिहास संबंधी, और उसके बाद पतंजलि के महाभाष्य में भी और मेरुतुंग के थेरावली में, कालिदास के मालविकाग् मित्रम में और हरिवंश में, इन सभी में जो है इनके इतिहास संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। तो रही बात इतिहास संबंधी जानकारी, अब आगे इनके राजनीतिक साम्राज्य की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो इनका युद्ध होता है वो किसके साथ होता है? वो विदर्भ के साथ, विदर्भ के साथ इनका युद्ध होता है। और इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अगर ऐसी बात की जाए तो इसके बारे में जानकारी हमें कालिदास के मालविकाग् मित्रम से प्राप्त होती है।
किससे प्राप्त होती है? तो कालिदास के मालविका मित्रम से इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, जब भी पूछा जाएगा कि इनके बारे में जानकारी, विदर्भ के साथ जो इनका युद्ध हुआ है कहाँ से मिलता है? तो कालिदास के मालविका मित्रम से मिलता है। रही बात विदर्भ की कि ये विदर्भ था कहाँ, इसके बारे में अगर बात की जाए तो विदर्भ आधुनिक बरार में स्थित था। कहाँ था? तो विदर्भ आधुनिक बरार में स्थित था। ये दक्षिण भारत में है, ये जानते रहिएगा। आधुनिक बरार में स्थित था और यहाँ का जो प्रांतपति था वो कौन था? यज्ञसेन। यज्ञसेन यहाँ का प्रांतपति था। इसने अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर लिया था और क्योंकि यह बृहद्रथ के सचिव का साला था, है ना, यह बृहद्रथ के सचिव का साला था और पुष्यमित्र ने जब बृहद्रथ की हत्या कर दी और इसे कारागार में डाल दिया तो अग्निमित्र, जबकि विदिशा का जो उपराजा होता है, पुष्यमित्र का लड़का होता है जिसका नाम होता है अग्निमित्र, ये है अग्निमित्र, ये विदिशा का वायसराय, इसको उपराजा की जगह वायसराय भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उप वायसराय था जो इसका मित्र था, ठीक है, इसका मित्र था माधव सेन। किसका? माधव सेन का मित्र था। अग्निमित्र किसका मित्र था? तो माधव सेन का, है ना, माधव सेन का मित्र था। और विदर्भ के यज्ञसेन का जो चचेरा भाई, ये माधव सेन जो है ये विदर्भ का जो यज्ञसेन है इसका चचेरा भाई था, है ना, चचेरा भाई था। दोनों में विवाद हो जाता है, ठीक है, दोनों में विवाद हो जाता है जब युद्ध हो जाता है। और ये युद्ध कब होता है? 184 बीसी में। 184 बीसी में ये युद्ध होता है, विवाद हो जाता है और उसके बाद जो है ये विवाद हो जाता है। तो इस विवाद में जो है ये कहा गया कि जो यज्ञसेन होता है इस विवाद में, तो यज्ञसेन ने ये बताया, उसने कहा कि हाँ, तो यज्ञसेन ने एक शर्त रखी, यज्ञसेन ने ये शर्त रखी कि इसका जो मित्र है वो मौर्य नरेश बृहद्रथ का जो सचिव था, इसका मित्र था, अगर इसके मित्र को छोड़ दिया जाए, इसके मित्र को छोड़ दिया जाए तो ये भी माधव सेन को छोड़ देगा। तो ये शर्त रखी इसने और इस शर्त को जो है जब देखा कि वो लोग नहीं मान रहे हैं तो इसने क्या किया कि अपने मित्र वीरसेन को जो है, वीरसेन को इसने आक्रमण के लिए तुरंत जो है विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए इसने भेज दिया। और जब विदर्भ पर आक्रमण हुआ तो इस युद्ध में जो है ये कहा गया कि अग्निमित्र इस युद्ध में विजित हुआ, अग्निमित्र इस युद्ध को जीतता है, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा, अगर पूछा जाए कि इस विदर्भ के युद्ध में कौन विजेता होता है तो अग्निमित्र इस युद्ध में विजेता होता है। इसके बाद अगला है यवनों का आक्रमण। यवन आक्रमण, यवनों का आक्रमण ये पुष्यमित्र शुंग के समय की सबसे प्रमुख घटना है। अगर ये कहा जाए कि पुष्यमित्र शुंग के समय की सबसे प्रमुख घटना कौन सी है, तो पुष्यमित्र शुंग के समय की जो सबसे प्रमुख घटना है वो है यवनों का आक्रमण। यवनों का आक्रमण इसके समय की सबसे प्रमुख घटना है और इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? तो गार्गी संहिता में, मालविका मित्रम में मिलता है और गार्गी संहिता मालविका मित्रम में मिलता है और उसके बाद इसका महाभाष्य में भी मिलता है। इन सभी में इसका उल्लेख हमें मिलता है। अब रही बात कि यवनों के आक्रमणकारियों की, तो इसमें विद्वानों में भिन्नता है, विद्वानों में ये मतभेद है कि ये यवन आक्रमणकारी कौन था। तो कुछ विद्वानों ने ये बताया कि ये जो यवन आक्रमणकारी था वो कोई और नहीं बल्कि डेमेट्रियस था। तो डेमेट्रियस था, जिस डेमेट्रियस को ही पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। लेकिन कुछ विद्वानों का ये कहना है कि डेमेट्रियस नहीं बल्कि वो आक्रमणकारी मेनांडर था। तो हो न हो, जो भी हो, तो मेनांडर था। तो इसमें थोड़ा सा विवाद है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि हो न हो कि यवनों के दो आक्रमण हुए हों। पहला या आक्रमणकारी होगा डेमेट्रियस और दूसरा आक्रमणकारी रहा होगा मेनांडर। तो पहला आक्रमणकारी मान लिया जाता है डेमेट्रियस को और दूसरा आक्रमणकारी किसे माना जाता है? तो मेनांडर को माना जाता है। तो ये बात जानते रहिएगा। तो निश्चित रूप से ये यवनों के इस आक्रमण में जो है पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित कर दिया था। तो ये आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि इस आक्रमण में जो है पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित कर दिया। जहाँ तक इस आक्रमण की बात है यवनों का, तो इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कालिदास के मालविका मित्रम में ये कहा गया
कि जो पुष्यमित्र है इसने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध का यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा था वो घोड़ा घूमते घूमते सिंधु नदी के पास चला गया। कहाँ चला गया? तो सिंधु नदी के पास। सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के पास चला जाता है। यहीं पर विचरण करते हुए इसको यवनों ने पकड़ लिया था और इसके साथ जो है इसका जो पुष्यमित्र शुंग का पौत्र होता है वो इसके साथ गया हुआ था। पुष्यमित्र का जो पौत्र होता है वो इसके साथ था। तो जब यवनों ने इस घोड़े को पकड़ लिया तो इसी के कारण जो है यवनों और पुष्यमित्रों के बीच में युद्ध हुआ और हो न हो ये युद्ध बड़ा भयानक हुआ और इस युद्ध में जो है यवनों को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया। इस यवनों को जो है पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया, ये जानते रहिएगा। और ये जो इसका पौत्र था उसका नाम था वसुमित्र। वसुमित्र, ये जानते रहिएगा, जब नाम पूछेगा तो इसका पौत्र कौन था? वसुमित्र। तो वसुमित्र भी था इसके साथ। तो इन दोनों ने क्या किया कि यवनों को पराजित कर दिया और इस तरीके से यवनों का विजेता पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यवनों का विजेता किसे माना जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। ये इसके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होती है। पुष्यमित्र शुंग के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पूछा जाए तो कौन सी थी? तो पुष्यमित्र शुंग के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो होती है वो होती है यवनों का आक्रमण, है ना। तो आप बता सकते हो। जहां तक इसके साम्राज्य की बात की जाए, पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य की बात की जाए, तो पुष्यमित्र शुंग का जो साम्राज्य होता है ये मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रखने में ये लोग सफल रहते हैं। मौर्यवर्ती साम्राज्य के पश्चिमी भाग को ये लोग सुरक्षित रखने में सफल रहते हैं, ये जानते रहिएगा जब भी पूछा जाए। अयोध्या, विदिशा निश्चित रूप से इसके राज्य के अंतर्गत सम्मिलित थे। कौन कौन से? अयोध्या प्लस विदिशा। अयोध्या और विदिशा जो है इसके साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी पूछा जाए तो इसके साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो अयोध्या और विदिशा, ये जो है पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य के अंतर्गत ही ये दोनों आते हैं। अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो। और उसका जो पुत्र था अग्निमित्र, उसके बारे में दिव्यावदान ये कहता है कि जालंधर और सियालकोट पर भी उसका अधिकार था। कहाँ? जालंधर प्लस सियालकोट। तो जालंधर और सियालकोट पर ये इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ये कहा गया कि ये जो जालंधर और सियालकोट है ये अग्निमित्र के बारे में ये कहा जाता है किसने इन क्षेत्रों पर अधिकार किया था। तो ये सारे क्षेत्र जो है पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य के अधीन थे। तो ये जानते रहिएगा जब भी इसके साम्राज्य की बात आएगी तो ये कहा जा सकता है इसके साम्राज्य के बारे में, ये सब जो है पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। इसका साम्राज्य की बात की जाए तो उत्तर में हिमालय से लेकर, इसके साम्राज्य की अगर बात की जाएगी पुष्यमित्र शुंग के, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक, बरार यानी ये महाराष्ट्र के क्षेत्र होता है, तो दक्षिण में बरार तक, और इसका जो पूर्व में मगध तक इसका साम्राज्य विस्तृत था। और उसके बाद जो है अगर पश्चिम में इसके बारे में बात की जाए, पश्चिम में तो पंजाब तक इसका जो साम्राज्य विस्तृत था। तो ये जानते रहिए जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये आप इसके साम्राज्य के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ तक साम्राज्य की बात की हमने, तो साम्राज्य के बारे में इसके बताया हमने कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक, और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध के पाटलिपुत्र मगध तक इसका साम्राज्य विस्तृत था। और अभी भी जो है इनकी राजधानी की बात की जाए तो इनकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। अगर राजधानी की बात करेगा तो ये जानते रहिएगा शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये जानते रहिएगा राजधानी की बात करेगा तो हो जाएगा पाटलिपुत्र। इनकी राजधानी अभी भी पाटलिपुत्र थी। जहाँ तक इनके शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी की बात है, तो इनके जो शासन व्यवस्था थी वो बिल्कुल एज ए मौर्यों की तरह थी, और इनकी किसी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं थी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इन्होंने मौर्यों की ही शासन व्यवस्था को अपनाया था।
ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है इसने अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि इसमें कई सारे यज्ञ किए थे। तो अश्वमेध यज्ञ इसने किया था। और अश्वमेध के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि यवन आक्रमण में ये कहा गया कि जब इसने अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था तो उसी दौरान उन लोगों ने पकड़ा था और यही युद्ध का एक कारण बन गया था। तो इससे ये भी पता चलता है कि इसने यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये जानते रहिएगा अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं। तो ये जानते रहिएगा अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता है। तो अश्वमेध का यज्ञ जो होता है वो साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता है। साम्राज्य विस्तार, ये यज्ञ जो है साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता है। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है। वो घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में अबाध गति के साथ टहलता जाता है तो वो क्षेत्र उस राजा का मान लिया जाता है। और जब कोई उस घोड़े को पकड़ लेता है, क्योंकि उस घोड़े पर एक चुनौती लिखी हुई होती है, जो उस चुनौती को स्वीकार करता था तो उस घोड़े को पकड़ लेता था और पकड़ने के बाद जो है उसको उस शासक के साथ युद्ध करना होता था। ये अश्वमेध का यज्ञ इसीलिए किया जाता था। तो ये जानते रहिए, जब भी अगर आपको पूछा जाए तो ये जानते रहिएगा साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से ये किया जाता था। धार्मिक नीति, पुष्यमित्र शुंग के बारे में अगर ये कहा जाए इसकी धार्मिक नीति की अगर चर्चा की जाए तो पुष्यमित्र शुंग के धर्म के बारे में ये वैदिक धर्म का पोषक था। तो ये जानते रहिएगा इसने जो है मौर्यों के विपरीत, चूंकि मौर्यों ने किस धर्म का अनुसरण किया था तो बौद्ध धर्म का अनुसरण किया था। तो ये बौद्धों की इसीलिए इसे बौद्धों का घोर विरोधी कहा गया है। तो बौद्धों का घोर विरोधी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये कहा जाए कि बौद्धों का घोर विरोधी किसे माना जाता है तो पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है, जिसके बारे में ये कहा गया कि इसने अशोक की प्रसिद्धि के बारे में इसने पूछा। पुष्यमित्र शुंग ने ये पूछा कि अशोक की प्रसिद्धि किस कारण हुई है। तो इतिहासकारों ने ये बताया कि इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, है ना। इन स्तूपों के निर्माण के कारण ही अशोक को इतिहास में प्रसिद्धि मिली थी। तो इसने अपने मन में ये विचार किया कि अगर 84,000 स्तूपों का निर्माण कराने के कारण अशोक को प्रसिद्धि मिली तो इसने क्या किया कि इन 84,000 स्तूपों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। तो याद रखिएगा, इस 84,000 स्तूपों को इसने ध्वस्त करने का आदेश दिया और ये स्वयं कुकुट्टाराम बिहार को ध्वस्त करने के लिए जाता है। किसे? कुकुट्टाराम बिहार। तो इस कुकुट्टाराम बिहार को ये स्वयं नष्ट करने के लिए जाता है और वहाँ से एक भयंकर गर्जना होती है, एक भयंकर आवाज़ आती है और इस आवाज़ के कारण ये डर जाता है और डर के वापस चला जाता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने बौद्ध भिक्षुओं को बहुत सताया, बड़ा परेशान किया इसने। और इसने ये भी आदेश दिया कि जो कोई एक बौद्ध भिक्षु का सर लाया देगा उसे 100 दिनार दी जाएगी, मुद्रा होती थी, तो 100 दिनार एज इनाम में दिया जाएगा। तो ये जानते रहिएगा, इसीलिए इसे बौद्धों का घोर विरोधी कहा जाता है। इसने बौद्ध धर्म को जो है, लेकिन वही कुछ इतिहासकारों ने ये बताया कि इसी के समय में भरौत और सांची और भरौत, सांची प्लस भरौत, सांची और भरौत जैसे स्तूपों का संवर्धन कराया गया, है ना। तो इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये बौद्धों का घोर विरोधी था, लेकिन हो न हो फिर भी ये कहा जाता है कि ये वैदिक धर्म का पोषक था। वैदिक धर्म को पुनः जो है इसने वैदिक धर्म का उत्थान किया, है ना। जो मौर्यों के समय में वैदिक धर्म समाप्त हो गया था उस धर्म को इसने पुनः स्थापित किया। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि वैदिक धर्म को पुनः किसने स्थापित किया तो पुष्यमित्र शुंग ने, शुंगवंशी राजा पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया और बौद्धों को जो है उसने बहुत तरह की जो है सताया, इनको परेशान किया। और यहाँ तक कि जो इसने अशोक के द्वारा जो भी सारे स्तूप निर्मित थे उन सारे स्तूपों को भी इसने ध्वस्त करा दिया। तो ये जानते रहिएगा, जब भी अगर इसके धर्म की बात की जाएगी तो ये आप बता सकते हो कि ये वैदिक धर्म का पोषक था। और इसके बारे में ये कहा जाता है इसी समय शुंग शासन काल में ही मनुस्मृति की रचना हुई थी। किसकी? मनुस्मृति की।
मनुस्मृति की, है ना। मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई, तो आप बता सकते हो इसी काल में, शुंग काल में। और इसी का जो है, इसी का एक पुरोहित होता है जिसका नाम होता है पतंजलि। पतंजलि किसके पुरोहित थे? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा, पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो वसुमित्र के। वसुमित्र के पुरोहित कौन था? तो पतंजलि, जिसने लिखा था महाभाष्य। तो ये इनके पुरोहित थे। अब बात इनके उत्तराधिकारियों की जाए, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारियों की बात की जाए, तो पुष्यमित्र शुंग का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है अग्निमित्र। कौन होता है? तो अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के बाद ये एक शक्तिशाली शासक होता है। अग्निमित्र ने पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही कई सारे युद्धों में भाग लिया था, और इसलिए जो है इसने विदर्भ के युद्ध के बारे में भी हमने बताया कि विदर्भ के युद्ध में ये भी इसने भाग लिया, और विदर्भ के युद्ध में जो है इसने जो है यज्ञसेन को पराजित किया, है ना। यज्ञसेन को पराजित करने के बाद उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, तो ये जानते रहिएगा। और इसने मात्र 8 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? तो मात्र 8 वर्ष तक शासन किया, और इसकी किसी विशेष उपलब्धि के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, तो ये जानते रहेगा। और इसके बाद जो अगला शासक होता है वो होता है सुज्येष्ठ या वसुज्येष्ठ। कौन होता है अगला शासक? तो सुज्येष्ठ या वसुज्येष्ठ होता है। ये केवल नाम मात्र का शासक होता है, अन्य इसकी किसी उपलब्धि के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती। तो जब भी अगर इसका नाम आएगा तो ये जानते रहिएगा सिर्फ एज ए नाम मात्र का शासक होता है, विशेष उपलब्धि इसके बारे में हमें नहीं प्राप्त होती, ये जानते रहिएगा। और उसके बाद वसुमित्र भी इस वंश का एक शासक होता है, वो जानते रहिएगा, उसके बारे में भी विशेष उल्लेख नहीं मिलता। और इसके बाद जो शासक नवा शासक होता है, इस वंश का नौवां शासक, उसका नाम था भागभद्र। भागभद्र के बारे में ये कहा जाता है इसके शासन के 14वें वर्ष, शासन के किस वर्ष? 14वें वर्ष। इसके शासन के 14वें वर्ष एंटियालकिस का एक राजदूत होता है, यवन नरेश एंटियालकिस का एक राजदूत होता है जिसका नाम था हेलियोडोरस। कौन था? हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस इसके समय में भारत आया और इसने जो है भागवत धर्म की स्थापना की। तो हेलियोडोरस का एक अभिलेख है वेशनगर विदिशा अभिलेख। वेशनगर विदिशा अभिलेख है जिसमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किससे? तो भागवत धर्म, है ना। तो वेशनगर विदिशा अभिलेख किसका है? तो हेलियोडोरस का। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वेशनगर विदिशा अभिलेख किसका है? तो हेलियोडोरस का। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है ना। किसका उल्लेख मिलता है? तो भागवत धर्म का, ठीक है, ये जानते रहिएगा। और उसके बाद इस वंश का जो आखिरी शासक होता है वो कौन होता है? देवभूति। इस वंश का आखिरी शासक कौन हुआ? तो इस वंश का आखिरी शासक होता है देवभूति। और इसी देवभूति की हत्या कर्णवंशी शासक वासुदेव ने की थी। किसने की थी? कर्णवंशी शासक वासुदेव। तो वासुदेव ने इसकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना करी जिसका नाम होता है कण्व राजवंश, है ना। तो आपसे ये पूछा जाए कि शुंग वंश का आखिरी शासक कौन हुआ? तो हो जाएगा देवभूति। तो शुंग वंश के बारे में इतना ही है, ये जानते रहिएगा। जब भी इससे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो वैसे होगा। पहला तो यही होगा कि शुंग वंश का संस्थापक शासक किसे माना जाता है? तो आप बता सकते हो कि शुंग वंश का जो संस्थापक शासक है वो पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। इसके शासन काल का टाइम पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो कि 184 BC से लेते हुए 30 BC यानी 30 ईसा पूर्व तक इसके शासन का ओवरऑल पूरा टाइम है ना। इसके इतिहास की जानकारी की बात की जाए तो इसके इतिहास संबंधी जो जानकारी मिलती है वो गार्गी संहिता से मिलती है, पुराणों से मिलती है, मत्स्य पुराण से सबसे ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। किसने बताया? तो पार्जिटर महोदय ने बताया। और उसके बाद ये कहा गया इसने विदर्भ की विजय की। तो ये आपसे पूछा जाए विदर्भ की विजय किसने की थी? तो शुंग वंशी शासक पुष्यमित्र शुंग ने। इसकी विजय के लिए किसे भेजा था? तो अग्निमित्र को, है ना। जैसे भी क्वेश्चन पूछे कोई दिक्कत नहीं है। यवनों का आक्रमण सर्वप्रथम किसके समय में हुआ? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
तो ये जानते रहिएगा शुंगवंशी शासक पुष्यमित्र शुंग के समय में यवनों का आक्रमण हुआ। तो यवनों का आक्रमण ये हुआ, किसमें ये उल्लेख मिलता है, यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतते हुए यहाँ तक कि कुसुमध्वज पाटलिपुत्र तक आ गए थे। तो इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये अगर पूछेगा तो ये जानते रहिएगा इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो हमने इसके बारे में आपको बताया ना कि इन सभी के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। और दूसरी बात ये भी पूछ सकता है, ये इसके साथ लगे हाथ ये भी जान लीजिएगा, क्योंकि दो है ना, एक और है कि यवनों ने साकेत, पांचाल और मथुरा को रौंद डाला। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आप आराम से बता सकते हो। ये सारे बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इन सभी के बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। तो गार्गी संहिता में याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए यवनों ने साकेत, पांचाल और मथुरा को रौंदते हुए कुसुमध्वज पाटलिपुत्र को भी रौंद डाला, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो गार्गी संहिता से। किससे मिलती है, तो गार्गी संहिता से में ये उल्लेख मिला है कि यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा को रौंदते हुए कुसुमध्वज यानी पाटलिपुत्र तक आ गए। और दूसरा हम इसी से संबंधित जो क्वेश्चन बताए थे कि यवनों का दूसरा आक्रमण साकेत, पांचाल, मथुरा को रौंद डाला, इसके बारे में अगर उल्लेख मिले तो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है ना। तो पतंजलि के महाभाष्य, तो ये सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। और कौन सा ऐसा शुंगवंशी शासक होता है जिसके दरबार में जो है हेलियोडोरस आया हुआ था, तो ये हो जाएगा भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आया, जिसने कौन से अभिलेख, हेलियोडोरस का कौन सा अभिलेख है, तो वेशनगर विदिशा अभिलेख है। ये आपसे पूछा जा सकता है। और उसमें किस धर्म का उल्लेख मिलता है, तो भागवत धर्म का। और इस वंश का आखिरी शासक कौन था, तो इस वंश का आखिरी शासक होता है देवभूति। इसकी हत्या किसने की, वासुदेव ने कर एक नए राजवंश की स्थापना करी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे बन सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कण्व वंश। शुंग वंश के बाद जो अगला शासक वंश होता है जिसका नाम होता है कण्व वंश। जहाँ तक इसके इतिहास के बारे में जानकारी की बात है, तो इसके बारे में जानकारी हमको विष्णु पुराण और हर्षचरित और मत्स्य पुराण आदि से इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो जब भी इसके बारे में जानकारी की बात की जाए तो इन सभी ग्रंथों से इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कण्व वंश के बारे में। जहाँ तक इनके शासन की बात है तो इन्होंने लगभग 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। तो ये जानते रहिएगा, जब भी इनके बारे में शासन की बात की जाएगी तो इतने समय से लेकर इन्होंने इतने समय तक शासन किया, है ना। और इस वंश का जो संस्थापक शासक होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो इस वंश का संस्थापक शासक होता है वासुदेव, जिसने अंतिम शुंगवंशी शासक देवभूति अंतिम जो है शुंगवंशी शासक कौन होता है, देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम होता है कण्व वंश। जहाँ तक वासुदेव की बात है तो वासुदेव के बारे में विशेष हमें जानकारी नहीं मिलती, और इसके बारे में जो भी कुछ जानकारी मिलती है वो विष्णु पुराण और बाणभट्ट के हर्षचरित से ही इसके बारे में पता चलता है। विष्णु पुराण तो ये कहता है कि इसके बाद शुंगवंशी शासक देवभूति के बाद जो अगला वंश शासन करेगा वो भी ब्राह्मण वंशी ही होगा, है ना। तो ये कण्व वंश जो होता है ये भी ब्राह्मण वंश होता है। और ये जो वासुदेव है इसका ये कहें कि वासुदेव इसका अमात्य होता है, और इसने जो है देवभूति की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना करी। तो कौन था ये, अगर पूछा जाए तो वासुदेव इसका अमात्य था। और ये जो देवभूति होती है ये स्त्री प्रेम प्रसंग में ज़्यादा रहता था, और इसी का फायदा उठाकर इसने वासुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए राजवंश की स्थापना करी। वासुदेव के बारे में विशेष हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती। और जहाँ तक रही बात कण्व वंश के बारे में, तो इस वंश के बारे में भी विशेष हमें जानकारी नहीं मिलती, और इन शासकों के बारे में केवल नाम मात्र का ही उल्लेख हुआ है। तो कण्व वंश में ये कहें 4 शासक हैं, कौन कौन है,
भूमिपुत्र नारायण और सुशर्मन। तो ये जब भी आपसे पूछा जाए तो 4 शासक हुए, वासुदेव, भूमिपुत्र नारायण और सुशर्मन। ये 4 शासक इसमें हैं और इनके बारे में कुछ जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती। ये केवल 4 शासकों के नाम के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है ना। सुशर्मन है ना। तो ये 4 शासकों के बारे में केवल नाम मात्र के शासक होते हैं और विशेष उल्लेख इनका नहीं मिलता। इस वंश का जो आखिरी शासक होता है वो कौन होता है? सुशर्मन, है ना। सुशर्मन इस वंश का आखिरी शासक होता है। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, सुशर्मन, है ना। इस वंश का आखिरी शासक कौन होता है? सुशर्मन। और इस सुशर्मन को सातवाहन वंशी शासक सिमुक कहीं कहीं शिप्रक मिलता है। तो चाहे सिमुक कहे चाहे शिप्रक कहे, इसी ने जो है इसकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना करी जिसका नाम होता है सातवाहन वंश। क्या नाम होता है? तो सातवाहन वंश। इस वंश का नाम होता है सातवाहन वंश। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? सातवाहन राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब आगे जो हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो होगा सातवाहन राजवंश। तो इसके बारे में बस इतना ही है। आइए अब आगे अगला टॉपिक जो है हमारा वो सातवाहन राजवंश। आइए अगला देखते हैं सातवाहन वंश। बात अगर सातवाहन वंश की जाए तो सातवाहन वंश जो है कर्ण वंश के बाद, कर्ण वंश का जो आखिरी शासक होता है उसकी हत्या करके सुशर्मन, उसकी हत्या करके शिमुक इस वंश का संस्थापक शासक होता है, संस्थापक। अगर बात की जाए कि सातवाहन वंश का संस्थापक शासक किसे माना जाता है, तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक शासक होता है वो शिमुक को माना जाता है। शिमुक ने ही एक नए राजवंश की स्थापना करी जिसका नाम होता है सातवाहन वंश, है ना। और रही बात इनके इतिहास जानने की, तो इनके इतिहास जानने के 3 साधन हैं। वो कौन कौन से ऐसे साधन हैं? तो ये 3 साधन है। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य और तीसरा है विदेशी यात्रा विवरण। तो ये 3 ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से सातवाहनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने शासन कहाँ किया? तो इन्होंने दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में, जिसको आंध्र जाति या आंध्र वृत्तिक भी कहा जाता है। तो ये जानते रहिएगा सातवाहनों को। जहाँ तक साहित्यिक साक्ष्य की बात है तो इनके बारे में सबसे प्रामाणिक जो साधन है वो है मत्स्य पुराण। तो पुराणों में इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण से इनके बारे में विशेष जानकारी मिलती है। और सबसे ज़्यादा जो एथेंटिक जानकारी मिलती है वो किस में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। आंध्र जाति इन्हें पुराणों में कहा गया है, वायु पुराण में इन्हें क्या कहा गया है? आंध्र जाति कहा गया है। और इसका संस्थापक किसे माना गया है? तो सिमुक को माना गया है इसका संस्थापक। तो ये जानते रहिएगा, जब भी साहित्यिक साक्ष्य की बात आएगी तो इन विवरण का आप उल्लेख कर सकते हैं। और रही बात पुरातात्विक साक्ष्य की, तो पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में इनकी जानकारी जो हमको प्राप्त होती है वो नागनिका का नानाघाट अभिलेख प्राप्त होता है। किसका है? नागनिका का नानाघाट अभिलेख। और इसी अभिलेख में पहली बार भूमि दान का उल्लेख हुआ है। तो जब आपसे पूछा जाए कि भूमि दान का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भूमि दान का प्रथम जो उल्लेख मिलता है वो नागनिका के नानाघाट अभिलेख में मिला है ना। तो इसके बारे में आप बता सकते हो अच्छे से। अगला है आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका भी कौन सा अभिलेख है? नासिक गुहा अभिलेख है। इसके बारे में नासिक गुहा अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है। और अगला है गौतमी बलश्री के नासिक गुहा लेख से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वासिष्ठिक पुत्र पुलमावी के नासिक गुहा लेख
तथा यज्ञ श्री सातकर्णी यज्ञ श्री सातकर्णी से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये ऐसे अभिलेखिक साक्ष्य हैं जिनसे जो है सातवाहन वंश के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो जब भी अभिलेखिक साक्ष्य की बात आएगी तो आप इनका उल्लेख कर सकते हैं। अगला जो साक्ष्य है वो है विदेशी वृत्तांत। विदेशियों के द्वारा जो भी वृत्तांत हैं उनसे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें प्लिनी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री किसका ग्रंथ है? प्लिनी का है। तो प्लिनी के नेचुरल हिस्ट्री में भी इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और टालमी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था भूगोल। टालमी के ग्रंथ भूगोल से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये अरब सागर में आया था। तो इससे भी इनके व्यापार वाणिज्य आदि के बारे में विशेष उल्लेख हुआ है। इनकी संस्कृति के बारे में सब कुछ ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो विदेशी वृत्तांत से मिलती है। तो जब कभी इनके इतिहास जानने के साधन की बात आएगी तो आप इन सभी का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहे सातवाहन वंश के इतिहास जानने के वो साधन, वो माध्यम कौन कौन से हैं जिनसे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इनको आप लिख सकते हो कि इतिहास जानने के साधन, इतिहास जानने के साधन, ये सब इनके इतिहास जानने के साधन हैं। सातवाहन वंशियों के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इन सारे साधनों से, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी वृत्तांत से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जहाँ तक इनकी उत्पत्ति के बारे में बात है, तो उत्पत्ति एवं मूल निवास स्थान, इनकी उत्पत्ति और मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। पुराणों में इसका जो संस्थापक होता है वो सिमुक या सिप्रक को माना जाता है और इन्हें आंध्र जाति कहा गया है। तो ये जानते रहिएगा, इसका संस्थापक पुराणों ने किसे माना है? सिमुक को या सिप्रक को माना है। इन्हें आंध्र जाति कहा है और अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया है। तो कहाँ इन्हें सातवाहन कहा गया, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ इन्हें सातवाहन कहा गया है, तो अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया है। कहाँ कहा गया है? तो अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया है। जबकि ऐतरेय ब्राह्मण में इन्हें क्या कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में इसे अनार्य कहा गया है ना। तो अगर ये पूछा जाए कि कहाँ इन्हें अनार्य कहा गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में इन्हें अनार्य कहा गया है। इस बात को जानते रहिएगा। और महाभारत में इन्हें मलेच्छ कहा गया है। तो मलेच्छ कहाँ कहा गया है? महाभारत में। और अनार्य कहाँ कहा गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में इन्हें अनार्य कहा गया, जबकि महाभारत में इन्हें म्लेच्छ कह के संबोधित किया गया है। वहीं पर मनु स्मृति में इन्हें वर्ण संकर कहा गया। क्या कहा गया? वर्ण संकर कहा गया। और ये कहा गया कि जो है कि ये वर्ण संकर थे। और हेमचंद राय चौधरी ने इन्हें एक ब्राह्मण या ब्राह्मण बताया है ना। तो ये जानते रहिएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो ये अगर पूछा जाए किसे एक ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। और प्रतिष्ठान या पैठन इनकी राजधानी थी। तो अगर इनकी राजधानी के बारे में बात करेगा, राजधानी, तो इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। प्रतिष्ठान या पैठन इनकी राजधानी थी। और इनका निवास कहाँ, किस जगह माना जाता है? तो रैसन, भंडारकर, स्मिथ, अन्य लोगों ने अलग अलग विवरण दिया, जिसमें भंडारकर महोदय ने और स्मिथ महोदय ने ये बताया कि इनका जो निवास था वो कहाँ था? धान्य कटक। और कुछ लोगों ने जैसे रैसन और कुछ और अन्य विद्वानों ने इनका स्थान आंध्र क्षेत्र को माना। तो जैसे इनके उत्पत्ति के विषय में विवाद है, वैसे ही इनके मूल निवास को लेकर भी विवाद है। तो ये जानते रहिएगा
जहाँ तक इनकी उत्पत्ति की बात में है तो हमने आपको बताया कि महाभारत में इनको म्लेच्छ, जबकि मनुस्मृति में वर्णशंकर। तो ये और ऐतरेय ब्राह्मण में अनार्य कहा गया। ये सब विवाद है एक, और हो न हो पुराण इन्हीं कहते हैं कि ये ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, है ना। तो अब निवास के बारे में भी बड़ी भिन्नता है। तो इनका मूल रूप से इनका निवास जो है आंध्र क्षेत्र में ही माना जाता है, इसीलिए इन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कहा जाता है आंध्र शातवाहन वंश, आंध्र शातवाहन वंश, है ना। तो ये जानते रहिएगा कि आंध्र शातवाहन वंश के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंध्र शातवाहन वंश के नाम से जो है सातवाहनों को जाना जाता है। आंध्र में इनका निवास होता था और ये सातवाहन वंशी शासक होते, इसीलिए इन्हें आंध्र शातवाहन के नाम से संबोधित किया जाता है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये आप इसका आंसर ये बता सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं कि इनके प्रारंभिक इतिहास के बारे में। अब अगला जो हमारा इनके बारे में जो चर्चा करेंगे हम, वो इनके प्रारंभिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इनका प्रारंभिक इतिहास की बात करें, सातवाहन वंश के प्रारंभिक इतिहास की बात करें, तो इस वंश का जो संस्थापक शासक होता है वो सिमुक होता है। ये इस वंश का पहला शासक होता है। सिमुक कहीं कहीं सिप्रक भी मिलता है, कुछ भी नाम दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस वंश का पहला शासक होता है जिसने लगभग 23 वर्ष तक शासन किया। इसकी किसी विशेष उपलब्धि के बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती, तो ये जानते रहिएगा इसने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया था, 23 वर्ष का। ये संस्थापक शासक होता है और विशेष उपलब्धि के बारे में इसके हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। जैन गाथा में इन्हें जैन प्लस बौद्ध मंदिरों का निर्माण करने वाला कहा गया है। ये जानते रहिएगा जैन प्लस बौद्ध मंदिरों का निर्माण इन लोगों ने करवाया। तिथि पर इनके विवाद है, कुछ विद्वानों ने इनकी तिथि 60 BC मानते हैं और कुछ विद्वान इनकी तिथि 36 BC मानते हैं। तो इसकी तिथि पर विद्वानों में मतैक्यता का अभाव दिखाई देता है। तो ये जानते रहिएगा, हो न हो जो ज़्यादातर जो इनकी तिथि मानी जाती है वो 37 BC को ही माना जाता है। और अगला इस वंश का जो शासक होता है वो कान्हा होता है या कृष्ण होता है। कौन होता है? कान्हा या कृष्ण इस वंश का अगला शासक होता है। कान्हा या कृष्ण इस वंश का अगला शासक होता है। इसने भी लगभग 18 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? तो 18 वर्ष। तो लगभग ये 18 वर्ष तक शासन करता है कान्हा या कृष्ण। इसके बारे में भी विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, इसकी विशेष उपलब्धि के बारे में भी जानकारी नहीं प्राप्त होती। अगला होता है श्री शातकर्णी। श्री शातकर्णी इस वंश का पहला ऐसे महान शासक होता है और सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा श्री शातकर्णी। श्री शातकर्णी को सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक माना जाता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा, सातवाहन वंश का प्रथम महान शासक किसे माना जाता है? तो सातवाहन वंश का जो प्रथम महान शासक था वो किसे माना जाता है? तो वो सातकर्णी प्रथम को माना जाता है। सातकर्णी प्रथम को सातवाहन वंश का प्रथम एज ए महान शासक माना जाता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है इसने महारठिकों की पुत्री नागनिका से इसने विवाह किया था। तो नागनिका ने ही एक अभिलेख चलाया जिसका नाम था नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख, इसी में पहली बार भूमि दान का उल्लेख हुआ है। भूमि दान का उल्लेख, तो ये किसका अभिलेख है? तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये नाना घाट अभिलेख किसका है? तो नाना घाट अभिलेख किसका है? नागनिका का। नागनिका का विवाह किसके साथ हुआ था? तो श्री शातकर्णी के साथ नागनिका का विवाह हुआ था। श्री शातकर्णी के विजय की बात जहाँ तक की जाए तो इसने अनूप, मालवा, विदर्भ जैसे क्षेत्रों की विजय की थी। तो ये जानते रहिएगा इसने किन क्षेत्रों की विजय की? तो अनूप, मालवा, विदर्भ ऐसे क्षेत्रों की इसने विजय की थी। और सांची के तोरण द्वार पर इसने अपना लेख खुदवाया था। सांची के तोरण द्वार पर इसने अपना
लेख खुदवाया था। ये पूछा जाए किसने सांची के तोरण द्वार पर अपना लेख खुदवाया, तो इसके बारे में आप बता सकते हो कि श्री सातकर्णी प्रथम ने सांची के तोरण द्वार पर अपना लेख खुदवाया था। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि चेदिवंशी शासक खारवेल जिसके बारे में ये कहा जाता है, इसका हाथी गुफा अभिलेख किसका है, तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है। किसका है, खारवेल। तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है। और इसी से ये पता चलता है कि ये श्री सातकर्णी का प्रबल विरोधी था और खारवेल ने ही इसको श्री सातकर्णी को पराजित कर कर्णवेड़ा नदी तक चला आता है और मुशिक नगर को में आतंक फैला दिया। तो मुशिक नगर और कर्णवेड़ा नदी तक यहाँ पर इसने अपने घोड़ों को स्नान कराया और वहाँ के नदी के जल को पिलाया। तो ये जानते रहिएगा किसने श्री सातकर्णी को आक्रांत किया था। ऐसे पराजित तो नहीं कहा जा सकता, बट ये कहा जा सकता है कि आक्रांत। तो आक्रांत करता है खारवेल ने ही श्री सातकर्णी को। इसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि एज सातकर्णी वंश का पहला एज जो महान शासक होता है वो कौन होता है, तो वो श्री सातकर्णी होता है। ये इस वंश का पहला महान शासक होता है। और उसके बाद सातकर्णी के बाद ये कहा जाता है, इसके बारे में और भी जानकारी मिलती है। पेरीप्लस ऑफ द एरिथियन सी से भी इसके व्यापार वाणिज्य के बारे में बताया गया। इसने अपने समय में व्यापार वाणिज्य को समुन्नत किया और एक विशाल क्षेत्र में इसने जो है सातवाहन वंश की सत्ता को स्थापित किया। इसीलिए इस वंश का पहला है शक्तिशाली शासक इसे कह के संबोधित किया जाता है। तो ये जानते रहिएगा, जब भी इससे ऐसा प्रश्न बनेगा तो इसका ये आंसर आप बता सकते हो सातकर्णी प्रथम के बारे में। अगला इसके बारे में तो ये कहा जाए सातकर्णी प्रथम के बाद इसका जो अगला समय आता है वो अंध युग के नाम से जाना जाता है। आगे का सातकर्णी प्रथम के मरने के बाद इस वंश के जो अन्य शासक हुए उनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती और इसके बारे में ये कहा गया कि इसके बाद जो है सातवाहनों का इतिहास जो है वो अंधकारपूर्ण हो जाता है और इसीलिए इसके बाद के कार्य को जो है अंध युग के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी कहे कि अंध युग के बाद सातकर्णी प्रथम के बाद अंध युग आ जाता है, अंध युग। तो ये जानते रहिएगा कि अंध युग किसकी मृत्यु के बाद अंध युग सातवाहनों का अंध युग का प्रारंभ होता है। तो ये आप बता सकते हो कि सातवाहनों में अंध युग का प्रारंभ सातकर्णी यानी श्री सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद ही इनके जो उसके बाद का जो काल होता है वो अंधकाल के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद जब अंधकाल का जो बादल छटता है वो किसके समय से छटता है, तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय से छटता है। किसके समय से, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय से जो है ये अंध युग छाया हुआ था, जो एक अंधकार का वातावरण व्याप्त था। सातवाहनों की हो न हो इसके बाद भी कुछ ऐसे शासक हुए, लेकिन वो कैसे शासक हैं, ऐसे निर्बल शासक होते हैं, इसीलिए उनका विशेष उल्लेख नहीं मिलता। और जो आगे उल्लेख मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय से आगे उल्लेख मिलता है। इसका जो शासन का टाइम होता है 106 से लेके 130 ईस्वी सन तक होता है। 106 से लेके 130 ईस्वी सन तक इसके शासन का टाइम होता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और इसके बारे में जो है अब आगे चर्चा करेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। कुछ अंध युग के कुछ शासकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। 2-3 नाम हैं, लगे हाथ बता दें, फिर सातकर्णी प्रथम के बारे में चलते हैं। तो जो 2-3 शासक हैं उसमें पहला है, एक ये कहा जाता है लगभग जो अंध युग का समय होता है, यानी सातकर्णी प्रथम से गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम के बीच का जो टाइम होता है, श्री सातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच का जो शासन का जो टाइम होता है उसी को हम अंधयुग के नाम से जानते हैं। तो इस बीच अंधयुग में लगभग 10 से लेके 19 शासक होते हैं। कितने शासक होते हैं, तो 10 से लेके 19 लगभग शासक होते हैं।
इसके बीच के समय में, लेकिन मात्र 3 शासकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है जिनके नाम है आपिलक, कुंतल और तीसरा होता है हाल। आपिलक, कुंतल और हाल, ये 3 ऐसे शासक होते हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है और किसी के बारे में नहीं। इसके बारे में, हाल के बारे में कहा जाता है इसने प्राकृत भाषा में एक ग्रंथ लिखा था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल से। प्राकृत भाषा में ग्रंथ का नाम था गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती किसकी रचना है? तो ये जानते रहिएगा, हाल की रचना है। किस भाषा में लिखा? तो प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में इसने गाथा सप्तशती की रचना की थी। तो बस यही एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। बाकी ये शासक के बारे में विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती, एज ए सिर्फ नाम मात्र का इनका उल्लेख हुआ है तीनों शासकों का। और कितने शासक ओवरऑल? तो 9 से 10 से लेके 19 शासक होते हैं, लेकिन सारे एज ए निर्बल शासक होते हैं। इसीलिए इस युग को अंध युग, डार्क एज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है। अब इसके बाद जो है ये अंध युग का जो एक वातावरण छाया हुआ होता है सातवाहन वंश के शासन काल में, उस वंश को, उस अंधकार को समाप्त करने वाला जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके शासन के टाइम के बारे में हमने बता दिया आपको, 106 से लेके 130 ईसा पूर्व है। अब आगे जो हम चर्चा करने जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी की इसके बारे में बताएंगे, इसकी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। और ये इस वंश का एज शक्तिशाली ही नहीं सबसे महान शासक होता है। और इसके बारे में विशेष जो भी जानकारी है वो हम आपसे अगले वीडियो में शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आज का ये जो हमारा टॉपिक रहा ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आप इसका शार्ट नोट वीडियो लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अच्छे से इसको पढ़िए, इसकी तैयारी करिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा जो है। साउथ भारत का ये राजवंश है, तो इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए जो है इसको ज़रा अच्छे से देखिएगा और इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।